Hello everyone, this is Priyanshi from Best Study. Now coming to Science chapter number 1, Crop Prediction and Management. मैंने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिए। चलिए बिना देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Seed drill. Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractor. आजकल बुआई के लिए सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं और ये ट्रैक्टर की हेल्प से चलता है। दिस शो द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड टिपेट। इससे जो बीज होती हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं और बराबर गहराई पर होती हैं। इट इंश्योर दैट सीड गेट कवर्ड बाय द सॉइल। और ये हमें इंश्योर कराता है जो सीड है वो मिट्टी द्वारा ढक चुकी है। This protects seed from being eaten by bird. Sowing by using a seed drill save time and labor. और मिट्टी के ढक जाने से जो बीज हैं वो बर्ड्स के द्वारा भी नहीं खाई जाती हैं। और सीड ड्रिल का यूज़ करने से टाइम भी बचता है और लेबर भी बचते हैं। अब यहाँ पे भोजो कह रहे हैं, There is a nursery near my school. I found that little plants were kept in small bags. Why are they kept like this? भोजो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने स्कूल के पास एक नर्सरी देखी थी। वहाँ पे उन्होंने देखा था छोटे छोटे प्लांट्स को छोटे छोटे बैग्स के अंदर रखा है। तो ये पूछ रहे हैं कि उन्हें ऐसे क्यों रखा है। चलिए इन्हें बताते हैं। Seed of a few plants such as paddy are first grown in a nursery. When they go into seedling, they are transplanted to the field manually. Same forest plant and flowering plant are also grown in the nursery. और यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे पहली बोल रही है जो कुछ प्लांट्स जैसे कि पैडी धान उन्हें पहले नर्सरी में उगाया जाता है। फिर जब वो बड़े हो जाते हैं, सीडलिंग के बराबर हो जाते हैं, तो उन्हें रोपित कर दिया जाता है। हाथ की मदद से उन्हें रोपित कर दिया जाता है। और जो कुछ फॉरेस्ट प्लांट होते हैं और जो कुछ फ्लावर प्लांट होते हैं उन्हें पहले नर्सरी में ही उगाया जाता है। एप्रोप्रिएट distance between the seed is necessary to avoid overcrowding of plant. This allow plant to get sufficient sunlight, nutrient and water from the soil. अब यहाँ पे बताया है बराबर डिस्टेंस बहुत ज़रूरी होता है बीजों के बीच में, सीड्स के बीच में बराबर डिस्टेंस बहुत ज़रूरी होता है। ये घनेपन को रोकता है और इससे क्या होता है जो प्लांट्स को सफिशिएंट सनलाइट मिलती है, न्यूट्रिएंट मिलते हैं, वाटर मिलते हैं सॉइल से। एट टाइम अ फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग। कभी कभी कुछ प्लांट्स को निकाल दिया जाता है क्योंकि वो ज़्यादा घने हो जाते हैं, इसलिए उन्हें निकाल दिया जाता है। 1.5 एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर और फर्टिलाइज़र मिलाना मिट्टी में। The substance which are added to the soil in the form of nutrient for the healthy growth of plant are called manure and fertilizer. ऐसा सब्सटेंस जिसे मिट्टी में ऐड करते हैं न्यूट्रिएंट की फॉर्म में हेल्थी ग्रोथ प्लांट की हेल्थी ग्रोथ के लिए, उसे हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र कहते हैं। अब यहाँ पे भोजो कुछ कह रहे हैं, उनकी सुनते हैं। I show a healthy crop growing in a farm. In the neighboring farm, the plants were weak. Why do some plants grow better than others? अब यहाँ पे भोजो कह रहे हैं इन्होंने एक फार्म में हेल्थी क्रॉप देखी। उसी के बगल में इन्होंने देखा कुछ प्लांट्स जो हैं वो बहुत वीक हैं, कुछ प्लांट्स हेल्थी हैं और कुछ प्लांट्स मतलब उसके एक जगह हेल्थी प्लांट्स हैं, हेल्थी क्रॉप है, उसके बगल में इन्होंने देखा वहाँ पे वीक प्लांट्स हैं। तो ये पूछ रहे हैं वो जो प्लांट्स हैं वो प्लांट्स अच्छे उग रहे हैं और ये कमज़ोर क्यों हैं। सॉइल सप्लाई मिनरल्स न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप। जो सॉइल होती है वो मिनरल्स न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है क्रॉप को।
These nutrients are essential for the growth of plant. ये न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए. In certain area, farmer grow crop after crop in the same field. कुछ जगहों पे जो फार्मर होते हैं वो एक क्रॉप बोने के बाद उसमें दूसरी क्रॉप बो देते हैं, मतलब फील्ड को खाली नहीं छोड़ते हैं. इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट. कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट. अगर हम कंटिन्यूअस कल्टीवेशन करेंगे क्रॉप का तो उससे जो सॉइल है, सॉइल में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी. Therefore, farmer have to add manure to the field to replenish the soil with nutrient. इसीलिए जो किसान होता है, इसलिए जो फार्मर होते हैं वो अपने फील्ड में मैन्योर मिलाते हैं ताकि जो मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट की कमी हो गई थी वो वापस आ जाए. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, और इस प्रोसेस को हम मैन्योरिंग कहते हैं. इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट. इम्प्रॉपर मैन्योरिंग से और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग से इसका रिज़ल्ट होता है, अगर हम इम्प्रॉपर या इनसफिशिएंट मैन्योरिंग करेंगे तो उसका रिज़ल्ट होता है वीक प्लांट्स. मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट. मैन्योर एक जैविक खाद है जो हमें प्लांट्स और एनिमल वेस्ट से मिलती है, उन्हें डिकम्पोस्ट करके मिलती है. फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोस्ट. फार्मर गड्ढा खोदता है और उसमें प्लांट्स और एनिमल वेस्ट को डालता है, फिर उसे छोड़ देता है डिकम्पोज होने के लिए. द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और जो ये डिकम्पोज होता है, ये जितना भी मैटर होता है ये ऑर्गेनिज्म की हेल्प से होता है. द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर. और जो डिकम्पोज्ड मैटर होता है इसे हम जैविक खाद के रूप में यूज़ करते हैं. यू हैव लर्न अबाउट वर्मिंग कंपोस्टिंग इन क्लास 6. हमने अपनी क्लास 6 में वर्मिंग कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ा था. अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ. और वर्मिंग कंपोस्टिंग में क्या होता है? वर्मिंग कंपोस्टिंग में यह होता है, अर्थवर्म के द्वारा मिट्टी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया जाता है. वर्मिंग कंपोस्टिंग में क्या होता है, जो अर्थवर्म होते हैं वो अर्थवर्म के द्वारा मिट्टी में न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया जाता है वर्मिंग कंपोस्टिंग में. ओके, आपको इतना समझ में आ गया होगा. यहाँ पे एक एक्टिविटी है 1.2. टेक मूंग और ग्राम सीड एंड जर्मिनेट दैम. आपको मूंग और चने के बीज लेते हैं और उन्हें जर्मिनेट करना है. सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग. और आपको 3 इक्वल साइज की सीडलिंग सिलेक्ट करनी है. टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स. आपको 3 एम्प्टी ग्लासेस लेनी है या फिर सिमिलर वेसल्स लेने हैं. मेक दैम A, B एंड C. और उसमें आपको मार्क करना है A, B और C. 2 glass A, add little amount of soil mixed with a little cow dung manure. और जो A वाला ग्लास है उसमें आपको लिटिल अमाउंट में सॉइल डालनी है और उसमें आपको काउ डंग मिक्स करना है. In glass B, put the same amount of soil mixed with a little urea. और जो B ग्लास है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको सेम अमाउंट की सॉइल लेनी है. जितनी आपने A में डाली थी उतनी ही सॉइल आपको B में डालनी है और उसमें आपको थोड़ा यूरिया मिलाना है. Take the same amount of soil in glass C without adding anything. अब आपको जो C वाला ग्लास है उसमें भी आपको सेम अमाउंट की मिट्टी डालनी है और उसमें आपको कुछ नहीं मिलाना है. Now pour the same amount of water in each glass and plant the seedling in them. और आपको क्या करना है, उसमें थोड़ा थोड़ा आपको पानी डाल देना है. सभी ग्लासेस में आपको पानी डालना है और उसमें सीडलिंग डाल देनी है. Keep them in a safe place and water them daily after 7 to 10 days. और आपको उसमें
हर रोज़ पानी डालना है और उसे आपको एक सेफ प्लेस पे रख देना है। ऑब्जर्व देयर ग्रोथ, और आपको उनकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करना है। डिड प्लांट इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस। अब इसमें पूछ रहे हैं, क्वेश्चन है, क्या सभी ग्लासेस में जो उग रहे हैं क्रॉप, क्या उनकी ग्रोथ एक जैसी है? प्लांट्स की, क्या सभी प्लांट्स की ग्रोथ एक जैसी है? बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट, सॉरी, विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट, और इनमें से सही ग्रोथ किसकी है? कौन से प्लांट की सही ग्रोथ है? इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टर, और कौन से ग्लास में जो प्लांट है किसकी ग्रोथ फास्टर है? फर्टिलाइजर आर केमिकल विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। जो फर्टिलाइजर है वो एक केमिकल सब्सटेंस है जो न्यूट्रिएंट से भरपूर, उसमें भरपूर न्यूट्रिएंट होते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, और ये मैन्योर से अलग क्यों होता है? क्वेश्चन है। फर्टिलाइज़र आर प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री। अब इसका आंसर देते हैं, जो फर्टिलाइज़र है वो फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइज़र आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर प्रोस्पेरेट, पोटासा, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब एग्जाम्पल है फर्टिलाइज़र के। अब फर्टिलाइज़र का यूज़ पढ़ते हैं। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ हेल्प फार्मर टू गेट बेटर yield of crops such as wheat, paddy and maize। और जो फर्टिलाइज़र का यूज़ है ये फार्मर को अच्छी खेती करने के लिए फार्मर करता है। फर्टिलाइज़र का यूज़ फार्मर किस लिए करता है? ताकि उसकी अच्छी खेती हो। और इसमें कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि वीट गेहूँ, पैडी मतलब कि धान, और माइज, ये सब है किसके एग्जांपल? वीट, ये क्रॉप के एग्जांपल है। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल, और अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे फर्टिलाइज़र का तो उससे क्या होगा? जो मिट्टी है वो लेस फर्टाइल हो जाएगी, उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे फर्टिलाइज़र का तो जो सॉइल है वो लेस फर्टाइल हो जाएगी। फर्टिलाइज़र हैज़ आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, और फर्टिलाइज़र वाटर पोल्यूशन का भी सोर्स बनता है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइज़र विथ ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड फैलो इन बिटवीन टू क्रॉप। अब इधर आगे है, अगर इसलिए जो फर्टिलिटी अगर हमें सॉइल की बनानी है तो उसमें हमें ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज़ करेंगे, मैन्योर का यूज़ करेंगे, तो उससे जो हमारी मिट्टी है वो उसमें फर्टिलिटी रहेगी। और हमें फिर क्या करना पड़ेगा? अगर हम एक क्रॉप बो रहे हैं तो हमें एक क्रॉप के बीच में गैप देना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमने एक सीज़न क्रॉप बो ली, एक सीज़न हमने क्रॉप उगाई, उसमें थोड़ा गैप होना चाहिए, तब दूसरी क्रॉप उगानी चाहिए। द यूज़ ऑफ मैन्योर improve soil texture as well as its water retaining capacity। और जो मैन्योर का यूज़ होता है वो सॉइल के टेक्सचर को मतलब इससे जो सॉइल का टेक्सचर होता है ये अच्छा होता है। अगर हम मैन्योर का यूज़ करते हैं तो इससे जो सॉइल के टेक्सचर इम्प्रूव होता है। और जो मैन्योर के यूज़ से क्या होता है, जो वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। इट रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट, और ये मिट्टी में भरपूर न्यूट्रिएंट आ जाते हैं अगर हम मैन्योर मिलाएंगे तो। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट इज थॉट क्रॉप रोटेशन। और जो दूसरा मेथड है रिप्लेनिशिंग सॉइल का, वो है अगर हम क्रॉप रोटेशन करें। अगर हमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट चाहिए तो हमें क्रॉप रोटेशन करना पड़ेगा। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें अलग अलग टाइप्स की क्रॉप बोने पड़ेगी। क्रॉप रोटेशन का मतलब, अगर इस सीज़न में हमने गेहूं की खेती करी है तो दूसरे सीज़न में हमें
लेग्यूमियस प्लांट्स की खेती करनी चाहिए। लेग्यूमियस प्लांट्स मतलब फली, और हम लेग्यूमियस प्लांट्स इसलिए लगाते हैं क्योंकि क्यों लगाते हैं, क्योंकि लेग्यूमियस प्लांट्स की रूट में नोड्यूल्स होते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया वो जो हमारे वातावरण में से नाइट्रोजन होती है उसे खींचकर जड़ों तक लाता है, जिसे मिट्टी न्यूट्रिएंट रिच हो जाती है। इसलिए हमें क्रॉप रोटेशन करनी चाहिए। मतलब अगर हमने इस बार गेहूं की खेती करी है तो हमें अगली बार अगले सीज़न में फली की खेती करनी चाहिए, क्योंकि लेग्यूमियस प्लांट्स बहुत ही कारगर होते हैं मिट्टी को न्यूट्रिएंट रिच बनाने में। ओके, समझ में आ गया। यहाँ पे भी वही लिखा है जो मैंने आपको बताया था। इन द वेरियस क्लासेस you have learnt about rhizobium bacteria. These are present in the nodules of roots of leguminous plants. They fix atmospheric nitrogen. देखिए वही लिखा है जो मैंने अभी आपको बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डिफरेंस बताए गए हैं फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बीच में। फर्टिलाइज़र का देखते हैं। फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइज़र मैनमेड है और ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। और जो मैन्योर है ये नेचुरल सब्सटेंस है जो हमें डिकम्पोजिशन से मिलते हैं, कैटल डंग और प्लांट रेसिड्यूज से। फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री। और जो फर्टिलाइज़र है वो फैक्ट्री में प्रिपेयर होता है, और जो मैन्योर है वो फील्ड में, वो ज़मीन में प्रिपेयर होता है। फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है सॉइल में। मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। और मैन्योर ज़्यादा ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल में। फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। और जो फर्टिलाइज़र में बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है और पोटेशियम होता है। मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। और जो मैन्योर है उसमें ये सब चीज़ें नहीं होती है, कम होती हैं। अब है ये जो हमने टेबल का पढ़ा था उसी के बारे में। टेबल 1.1 गिव द डिफरेंस बिटवीन अ फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। वही है जो अभी हमने डिफरेंस पढ़े फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बीच में। एडवांटेज ऑफ मैन्योर। अब इसमें हमें मैन्योर की एडवांटेज बताई गई है। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइज़र। दिस इज़ बिकॉज अब जो जैविक खाद है ये अच्छी होती है फर्टिलाइज़र से, क्योंकि इट इंचेंज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। क्योंकि जो मैन्योर का अगर हम यूज़ करते हैं तो जो रूट्स होती हैं रूट्स में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। इट मेक द सॉइल फ्लोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। और इससे जो प्लांट्स होते हैं वो आसानी से गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं गैसेस ईजीली। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। और मैन्योर का यूज़ करने से जो नंबर होते हैं फ्रेंडली माइक्रोब्स के वो बढ़ जाते हैं। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। और ये मिट्टी के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। चलिए मेरा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं अपना फोर्थ पार्ट अपलोड करूँगी, चलिए ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए। ओके, बाय बाय।